ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने छोड़ा था लैंड रिफॉर्म पे बात करते हुए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म क्या है इसके मैंने बात की थी, यानी भूमि सुधार क्या है, भूमि सुधार कैसे काम करता है, यानी भूमि सुधार के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, इसकी हमने बात की थी। और इसी क्रम में हमने देखा था कि आजादी के पहले लैंड रिफॉर्म की स्थिति क्या थी। लैंड रिफॉर्म नहीं कह सकते, आजादी से पहले भूमि व्यवस्था कैसी थी। और जब वो हम जान गए, यानी मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। जब ये बातें हम जान गए, फिर हमने कोशिश की जानने की कि इनमें क्या कमियां थी, क्या समस्याएं थी। और उसके बाद जब हम आजाद हो गए तो आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म लाया गया। तो जब लैंड रिफॉर्म लाया गया तो वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ आया, यानी लैंड रिफॉर्म के उद्देश्य क्या क्या थे, इसके बारे में हमने बात की। एंड देन हमने बात किया गवर्नमेंट का एफर्ट्स क्या क्या था, सरकार के प्रयास क्या क्या थे लैंड रिफॉर्म को लेकर के। और जब ये प्रयासों की बात हो गई और फिर हमने बात करने की कोशिश की, जो मैंने कल कहा था कि अगली क्लास में उस चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे, वो ये था कि लैंड रिफॉर्म दरअसल भारत में असफल क्यों हुआ। और आप खुद सोच सकते हैं कि अगर लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करें और उसके बाद वर्तमान स्थिति की चर्चा करें, तो आप बहुत आसान तरीके से इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि वास्तव में भारत में भूमि सुधार का जो प्रक्रिया था या जो योजना थी वो असफल हो गई। क्लियर? कैसे असफल हो गई, इस चीज को समझिए और फिर ये पता करेंगे क्यों असफल रही। यानी एक बात तो बड़ा अच्छा और कंक्लूसिव है कि लैंड रिफॉर्म इज फेल्ड इन इंडिया एज फॉर एज करंट सिचुएशन इज कंसर्न। ठीक है, कैसे फेल है ये देखिए। लैंड रिफॉर्म करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। जब मैं भूमि सुधार की परिभाषा ही आपको बता रहा था तो ये कह रहा था सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण और पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लैंड, ओनरशिप ऑफ ए लैंड इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्या आज आप देखिए गांव में, अगर आप जुड़े होंगे गांव से, क्या सामाजिक स्तर पर आज असमानता नहीं है? है। और जो भूमि का वितरण है आज भी बहुत बड़े स्तर तक क्या है, असफल है या असमान है। आप गांव में देखेंगे, गांव के 15% लोगों के पास पूरे गांव की 85% भूमि रहती है और 85% लोगों के पास लगभग 15% भूमि है। यानी जो बड़ा तबका है, तथाकथित तौर पे जो जनरल कास्ट है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, या जनरल कैटेगरी आप समझ लो, उसमें ओबीसी भी कुछ आ जाते हैं, उनके पास लैंड का कंसोलिडेशन अधिक है, अधिक ज्यादा उनके भूमियां उनके पास है। जबकि छोटा तबका जो दलित है, शोषित है, डाउन ट्रोडन है, ठीक है, उसके पास बहुत कम मात्रा में जमीन है और इसीलिए उसे सीमांत किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत किसान, यानी मार्जिनलाइज्ड फार्मर कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये बात समझ सकते हैं कि भूमि सुधार भारत में असफल क्यों हुआ। लिख लो, शुरू करते इसके साथ, यानी भूमि सुधारों के या भूमि सुधार के असफलता कारण। मेंस में क्वेश्चन पूछता है, व्हाई लैंड रिफॉर्म सिस्टम हैज बीन फेल्योर,
पहला, लैक ऑफ पॉलिटिकल विलनेस, यानी कह सकते हो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। ठीक है, तो क्यों ये अभाव आया, इस चीज को समझिए। और दूसरा कह सकते हो क्या नौकरशाही या प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव, यानी लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विलनेस। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विलनेस यानी प्रशासनिक, ये क्यों दोनों था, इसको एक साथ जोड़ के समझेंगे। ये वो डिजायर नहीं दिखी, वो विलनेस नहीं दिखी, वो इच्छा शक्ति नहीं दिखी, किनमें, तत्कालीन राजनेताओं में और तात्कालिक प्रशासकों में। यानी इस नियम को तो लाया गया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए वो मादा नहीं दिखा, या वो पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक विलनेस नहीं दिखा। अब आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं दिखा। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लास्ट टॉपिक से। मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं। मैं पिछले चैप्टर में या पिछले क्लास में आपको लैंड रिफॉर्म बता चुका हूं, और लैंड रिफॉर्म में मैंने आपसे बताया है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज शुरू किए वीडियो देखना या फिर इस तरह चीजें, तो उनके लिए मैं कनेक्ट करने के लिए बोल दूं, मैं ये कह रहा हूं कि लैंड रिफॉर्म क्या है हमने ये जाना, आजादी के पहले लैंड रिफॉर्म या लैंड की क्या भू व्यवस्था कैसी थी हमने वो जाना, और फिर उसके बाद से लैंड रिफॉर्म करने से पीछे उसका उद्देश्य क्या था गवर्नमेंट का, वो हम जाने, और फिर गवर्नमेंट के एफर्ट्स को जाने कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। जैसे लैंडलॉर्डशिप का एबॉलिशन किया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, हदबंदी किया यानी लैंड सीलिंग किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड यानी चकबंदी किया, टेनेंसी रिफॉर्म्स किया, और भी बहुत लेवल पे एक काम किया गवर्नमेंट ने, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड हो सके। फिर हम क्या है, अब हम कंक्लूजन कर रहे हैं, और उसी टॉपिक पे ये चीजें चल रही हैं कि भाई लैंड रिफॉर्म इंडिया में असफल क्यों हो गया, तो उसके कारणों को हम खोज रहे हैं। पहला कारण हमने खोजा क्या, लैक ऑफ, दोनों कारणों को एक साथ देख सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विलनेस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विलनेस, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव। और ये सवाल आपके मन में मैंने ये कहा, ये उठ रहा होगा कि अभाव क्यों दिखा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि लैंड रिफॉर्म में जमींदारी प्रथा को खत्म करनी है। और एक बात बताइए, तत्कालिक समय के जितने नेता थे और जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, वो मोर और लेस सभी क्या जमींदार परिवार से या बड़े परिवार से बिलोंग करते थे। सभी राजनेता या क्या प्रशासक, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई पे इन्हीं का विशेष अधिकार होता था, इसलिए मौके भी इन्हें ही मिलते थे। अब इन्हें ही मिलते हैं। एक बात बताओ कि अगर किसी को जज बना दिया जाए और कहा जाए कि अपने मामले में ही अपराध हुआ है, आप न्याय दो, तो जो न्याय देगा वो क्या होगा, सबसे न्यूनतम सजा देगा, या उसके प्रति क्या है, वो विलनेस नहीं वो रखेगा, वो डेडिकेशन नहीं रख पाएगा। तो पहला कारण समझ पाए आप,
भूमि सुधारों के असफल होने का बहुत बड़ा कारण ये था कि अधिकतर जमींदार परिवार के लोग या तो नेता थे या प्रशासनिक अधिकारी थे और उन्हीं को ये नियम बनाना था। तो बड़ा ऑब्वियस ही बात है, उस नियम का कुछ तोड़ बनाएंगे वो, या उसको वो उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे। अब आपको लिखना है असफलता के कारणों में, तो दो पता चल गए, आगे चलते हैं। अगला है हदबंदी की असफलता। हदबंदी क्या था? लैंड सीलिंग। क्या इसमें था नियम? एक फैमिली 18 एकड़ से अधिक की, एक एकड़ में कितना होता पता है आपको? 100 मीटर लंबा और चौड़ाई भी कितनी? 100 मीटर। ठीक है, जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? एक एकड़। ठीक है, अब 18 एकड़ से अधिक की भूमि एक परिवार नहीं रख सकता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिससे बहुत ज्यादा हैं, और उस समय कितना बुरा लगा होगा। तो ये जो है हदबंदी का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल्योर हो गया, असफल हो गया, इसीलिए लैंड रिफॉर्म असफल हो गया। अब सवाल है कैसे असफल हो गया? असफल होगा तो आप कह सकते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, एक टर्म आएगा बेनामी। बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? या बेनामी संपत्ति। बेनामी संपत्ति का मतलब यह था कि ऐसे लोगों के नाम भूमि का आवंटन कर दिया गया, ऐसे लोगों के नाम भूमि का क्या कर दिया गया? आवंटन कर दिया गया, जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब जैसे मान लीजिए कोई जमींदार है, अब इसके पास 1000 एकड़ की भूमि है, लिमिटेशन क्या है? 18 से नहीं लग सकता, तो और जमीन क्या होगी? तो उसने क्या किया, अपनी जमीन को अधिक अधिक बचे रहने के कारण, मतलब जो जो उसके वफादार थे उनके नाम, फिर भगवान के नाम, यानी विष्णु भगवान के नाम 18 एकड़, कृष्ण भगवान के नाम, और ऐसे ऐसे लोगों के नाम ऐसे रजिस्ट्री करते गए। इससे क्या होगा कि ये जो क्या कहते हैं कोरम जो था वो पूरा हो गया कि भाई इनके पास इतना है, इनके पास इतना है, इनके पास इतना, और सबका हम क्या है? केयर टेकर है, देख रेख कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जो हदबंदी, जैसे मान लीजिए कि अपना नौकर है, वो बहुत गरीब है, उसको भी दे दिया 18 एकड़, बाद में क्या हुआ, उससे लिखवा लिया फिर से। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आप देखेंगे जब लोग जो बहुत अमीर होते हैं या इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, उसको वो दिखा नहीं पाते, जस्टिफाइड नहीं कर पाते, तो अपने किसी लॉयल को खड़ा करके, जैसे उनके अगर नौकर हो या किसी हो, उसके नाम वो जमीन क्या कर सकते हैं? दे देते हैं, या वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर सकते हैं। यानी आपका जो प्रैक्टिकल हक है, मालिकाना हक है, वो अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, जो मालिकाना हक है वो अपने पास ही रखते हैं। जैसे अभी एक बड़ा मामला आया था बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर एक प्रकरण आया था। मैं जो बात कहना चाह रहा था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रकरण, इसको समझिए। प्रकरण ये आया था कि राबड़ी देवी का जब जस्टिफिकेशन मांगा गया,
कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति है। ईडी ने जब पूछताछ शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये 20 करोड़ का जो बंगला है, अब देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग या बहुत आनंददायक चीज है ये 20 करोड़ का बंगला जो उनका था, उनको उनके नौकर ने, यानी राबड़ी देवी को उनके नौकर ने क्या किया था, गिफ्ट किया था। आप समझ पा रहे हो? या तो ये नौकर बहुत बड़ा देवत्व तुल्य व्यक्ति है, या बहुत बड़ा महर्षि है कि अगर वो 20 करोड़ के बंगले का ओनर है और फिर भी राबड़ी देवी के यहां नौकरी कर रहा है एज ए सर्वेंट। और इन्होंने जस्टिफाइड क्या किया कि इस नौकर ने मुझे ये अपनी 20 करोड़ का बंगला जो उसके नाम था मुझे गिफ्ट किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे मामला रहा क्या होगा। रहा यही होगा कि बंगला इनका है, पैसा इनका है, लेकिन किसी दूसरे के नाम पे फिर उनसे ले लेना। तो यही काम किया गया हदबंदी के टाइम पे। बेनामी प्रॉपर्टी, अगर आपसे कोई कहेगा कि अपनी भूमि का आवंटन ऐसे लोगों के नाम पे कर दिया गया और खुद को उसका टेक केयर घोषित करवा लिया गया जिनका अस्तित्व तो है ही नहीं, जैसे देवताओं के नाम पे। जैसे मान लो कृष्ण भगवान है, यहां किसी गरीब जमींदार इनके नाम पे 18 एकड़ जमीन रख दी, उनको पता ही नहीं है, और इसने कहा कि भाई कृष्ण भगवान का है तो मैं देख रहा हूं उसको, समझ रहे हैं, और मैं लगातार हर फसल के बाद लगान देता रहता हूं। यानी कुल मिला के क्या है कि जब नियम बनाए जाते हैं तो उस नियम के क्या तोड़ने के तरीके भी ढूंढ लिए जाते हैं। इसी इंटेंशन के साथ देखो आपको क्या है, आप ये चीजें थोड़ी खुल गई तो मैं ये बता दिया आपको, लेकिन मेन चीज क्या है आपको ये समझना है कि जो हदबंदी थी, ठीक है, वो असफल हो गई। और उसके बाद क्या किया, यानी बेनामी प्रॉपर्टी के कारण उसके बाद क्या किया, इसमें अपने रिश्तेदारों को या नौकरों को बोला भी, आपके रिश्तेदार आवंटन, नौकर जो लॉयल हों आवंटन। और इसका परिणाम क्या आया, और इससे क्या है, मालिकाना हक अपने पास रखा। मालिकाना हक अपने पास रखा, ठीक है। अगला असफलता के कारण क्या है, किसानों में लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन फार्मर्स। किसानों में शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण भी ये, अब देखिए आपको एक मंत्र दे रहा हूं, जब भी आप मेंस लिख रहे हो और आपके किसी भी योजना के, गवर्नमेंट के किसी स्कीम के, कोई भी योजना हो दुनिया की, उसकी असफल होने के कारण अगर पूछा जाए तो आपके पास एक पॉइंट वैलिड है, आप उसे यूज कर लेना। वो ये है लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। कोई स्कीम पूछ रहा हो, उसके अगर आपको कंक्लूड करने को कह रहा है, ठीक है, तो अवेयरनेस का कमी और एजुकेशन की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था में ये खूब भरा हुआ है, प्रचुर मात्रा में है। तो अपना इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको। यानी कभी भी आप जब मेंस में, ऐसा कभी कभी होता है कि आपको लिखना ही है, कुछ विचार सूझ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं
कि ये टॉपिक या एक पॉइंट क्या है, आपका ये हमेशा चल जाएगा। किसी भी योजना के बारे में आप लिख रहे हो, किसी भी स्कीम के बारे में या फिर सरकारी योजनाओं के बारे में लिख रहे हो, तो आप ये आसानी से लिख सकते हो क्या कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, और ये दोनों इंडिया में खूब भरा हुआ है, जिसके कारण यह योजना असफल हो गई या इस योजना के सफल होने में दिक्कतें आ रही हैं। क्लियर हुई बात। अब देखिए, जब किसान है वो पढ़ा लिखा है नहीं, बहुत अवेयर्ड है नहीं, तो लैंड रिफॉर्म कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। जैसे मैं बताऊं, चकबंदी जब आया, तो जो चकबंदी आया तो जो समझदार किसान थे या उसमें बड़े जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से अधिकारियों से बात करके अपने चकों को, अपने प्लाट को एक एक जगह पे बहुत बड़े स्तर पे कर लिया। छोटे छोटे किसान अवेयर नहीं थे इस चीजों को लेकर के, इसलिए उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाया, जिसका परिणाम ये आया कि ये व्यवस्था ही, जैसे इसको लिख सकते हो क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जागरूकता अभाव कारण चकबंदी का, चकबंदी समझ रहे हो ना, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। चकबंदी का प्रॉफिट बड़े किसान ले गए, छोटे किसान नहीं ले पाए। इसका ठीक है, असर ये हुआ कि लैंड रिफॉर्म क्या हो गया, ये असफल हो गया। ठीक है, अगला, हरित क्रांति और भूमि सुधार के मध्य विरोधाभास। हरित क्रांति और भूमि सुधार के मध्य विरोधाभास। ठीक है ना, यानी कंस्ट्रेंट बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म, इन दोनों के बीच कैसे विरोधाभास था, क्या अपोजिट चीजें थी। ठीक है, एक तो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन बात करता है मैक्सिमम या लार्ज फार्म्स की, ठीक है, बड़ी जोतों का, बड़ी जोतों की बात करता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बात हो रही थी, बड़ी जोतें, मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग, बड़ी जोतों की बात हो रही है। ठीक है, फिर इसमें जबकि लैंड रिफॉर्म कहता है, ये किसकी बात करता है, स्मॉल फार्म्स की। स्मॉल फार्म्स की बात इसलिए करता है क्योंकि ये सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय, यानी खेत केवल कुछ लोगों के हाथों में न रह जाए, छोटे किसानों के हाथों में भी खेत आए, यानी हाथों में मतलब क्या, उनके हिस्सों में भी खेत आए, यानी सबको सोशल जस्टिस के तहत, सामाजिक न्याय के तहत कुछ क्या चीजें मिल जाएं, खेत मिल जाएं। इसलिए इन दोनों में ये जो वो है, क्या कहते हैं, विरोधाभास जो है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट इन दोनों की थॉट्स में, आइडियोलॉजी में जो है, वो लैंड रिफॉर्म को कहीं न कहीं से कमजोर करती है। क्योंकि कहता है कि मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग के लिए अगर आपको खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा करना है, बहुत आगे लेके जाना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करानी है, आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग करानी है, तो भाई आपको फार्म्स जो आपकी जोते हैं उनको बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो स्मॉल फार्म्स में क्या है, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अगला,
और भी कई कारण इसी तरीके से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मेंस का एक क्वेश्चन। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सुझाव, सजेशन। तो सुझाव देने में तो आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जब सुझाव देने पर एक्सपर्ट हैं तो भाई देखो, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, जो जो असफल हुआ उसको सफल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी फिर से चकबंदी की जाने की जरूरत है। यानी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को क्या किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। क्या किया जाए, रीइंस्ट्रक्चर किया जाए। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को क्या किया जाए, रीइंस्ट्रक्चर किया जाए, फिर से बताया जाए। इससे क्या होगा कि जो फिर से जो ऐसे किसान हैं जो बहुत दूर तक उन्हें फायदा नहीं मिल पाया है, यानी उनके खेत काफी दूर है, काफी छिटे बिटे हैं, वो फिर से एक जगह होंगे और वो बेहतर खेती कर पाएंगे। इससे लैंड रिफॉर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है। क्लियर हुई बात। दूसरा, जितना भी बेनामी प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी को ट्रैक किया जाए। बेनामी प्रॉपर्टी शुड बी ट्रैक्ड आउट एंड इट शुड बी redistributed. It should be redistributed to the needy. जो जरूरतमंद हैं उनको देने के लिए बेनामी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाए, ट्रैक आउट किया जाए और उनको फिर से क्या किया जाए, बांट दिया जाए। तीसरा, अब क्या है, पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विलनेस को और बढ़ाया जाए और सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन in this matter. ठीक है। और चौथा, अवेयरनेस should be expressed among the farmers regarding land reform. अगला क्या, लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण, हिंदी में कहते हैं भूमि अधिग्रहण। लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून को क्या किया जाता है, संशोधन, अमेंडमेंट होना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए और इसे किसान हितकारी
बनाया जाना चाहिए। और भी बहुत से सजेशन आप, यानी इट शुड बी प्रो फार्मर्स, प्रो फार्मर्स होना चाहिए, यानी किसानों के पक्ष में बात करने वाला होना चाहिए। तो ये है लैंड एक्विजिशन। चलिए एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है? व्हाट इज लैंड रिफॉर्म? What are the causes of failure of land reform in India? भूमि सुधार 200 वर्ड किसे कहते हैं? इसके भारत में असफल होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 200 वर्ड्स। मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म्स एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपके मेंस का टॉपिक है पूरा ये। और अगर ये अप्रोच है आपका कि भाई लैंड रिफॉर्म है क्या, उसके आजादी के पहले भू व्यवस्था कैसी थी, आजादी के बाद भू व्यवस्था को ढंग से लाने के लिए सरकार के उद्देश्य क्या थे, यानी लैंड रिफॉर्म के उद्देश्य क्या थे, लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स के बाद से लैंड रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या क्या हैं, सरकार के प्रयास क्या क्या हैं, अगर वो बात आप कर लेंगे देन उसके बाद से आप बात कर सकते हैं किसके इसके बाद आप बात कर सकते हैं इसके असफल होने के कारण क्या क्या हैं, और असफल होने के बाद से आप सजेशंस की बात कर सकते हैं, यानी इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों के बारे में आप बात करके इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब एक और टॉपिक लेते हैं और ठीक इसी अप्रोच के साथ, और एक मेंस का क्वेश्चन भी आपको हो गया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक और टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। या फिर इसके पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद एमएसपी को थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे और एमएसपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा टॉपिक है, करंट बेस्ड है, मतलब मैंने आपसे कहा था जब ग्रीन रेवोल्यूशन बताते समय बताया था, फिर भी मैं इसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं बता देता हूं, क्वेश्चन इससे आते हैं। यह मैं लिख रहा हूं ICAR, हिंदी इसका क्या होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसमें क्या है, ज्यादा आपको बस एक चीज बताते चल रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, जो फैक्चुअल चीजें हैं थोड़ी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ध्यान से सुनेंगे तो यहां याद हो जाएगा। जब ये ICAR आया तो मुझे लगता है आपने शब्द सुना होगा ICAR, जब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन बता रहा था उस समय भी बता रहा था आपको। यहां मुझे लगता है क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये संस्था बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब संस्था को पढ़ रहे हैं
तो किसी संस्था को पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जानना है कि भाई कब बना, क्यों बना, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है संस्थान के, और कहाँ है अभी वो संस्थान, और अभी उस संस्थान की रेलिवेंसी क्या है, यानी वो संस्थान अभी कर क्या रहा है। फिर यही अगर आपको एक चीज पता चल जाए तो वो संस्थान की क्लैरिटी अपने आप में समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? टॉपिक कोई भी लिखा हो, बस आपको उसको एलोबोरेट करना है। ठीक है, चलिए। आईसीएआर हिंदी इसकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो एक बात है भाई, क्या इसके बारे में कह सकते हैं, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन इंडिया। अगर हिंदी कहना चाहें तो यह भारत की शीर्ष संस्थान, एपेक्स की हिंदी होगी शीर्ष संस्थान, किस काम के लिए? तो वो काम है कृषि अनुसंधान। कोई डाउट? एक टैगलाइन इसके लिए। अब ये कब बना? कब बना? तो व्हेन का जवाब होगा 16 जुलाई 1929। कब बना? 16 जुलाई 1929 को बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। यानी न्यू दिल्ली अगर हम लिख रहे हैं तो हमें वेयर का जवाब मिल रहा है, यानी ये कहां है। ठीक है, अच्छा, एक और खासियत है ये आईसीआर की, क्या कि यह 2 मंत्रालयों, 2 मिनिस्ट्रीज, TWO ना, 2 मिनिस्ट्रीज के तहत काम करता है। एक कृषि विभाग यानी कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और दूसरा एजुकेशन, इसको HRD मिनिस्ट्री कहते हैं। HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास। कौन है अभी? मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक, HRD मिनिस्टर। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत काम करता है। 2 मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ICAR काम करता है। ठीक है, और एक और खासियत इसकी है कि यह एक किताब, यह एक मैगजीन पब्लिश करता है। मैगजीन, पत्रिका का प्रकाशन करता है। पत्रिका का क्या करता है? ये प्रकाशन करता है। इसे, ठीक है, क्या कहते हैं? पत्रिका का ये प्रकाशन करता है, इसे हैंडबुक टू एग्रीकल्चर, हैंडबुक टू एग्रीकल्चर, हैंडबुक टू एग्रीकल्चर कहते हैं, हैंडबुक टू एग्रीकल्चर कहते हैं। अभी हम ICAR पढ़ रहे थे और उसके बारे में देख रहे थे। ठीक है, अब एक, जब किसानों की बात पढ़े थे, दूसरा एक टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ फार्मर इन इंडिया।
भारत में किसानों या किसान परिवारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। भारत में किसान परिवारों के प्रकार। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 चीजें बनाएंगे। ठीक है, एक टाइप ऑफ फार्मर फैमिली, लैंड होल्डिंग यानी भूमि उपयोग और परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, अब इस पे कैसे लिखते चलिए हैं आप इसे, यानी पहले तो है लैंडलेस, भूमिहीन, लैंडलेस, भूमिहीन। ठीक है, यानी इनके पास जमीन 0 हेक्टेयर, यानी ये वर्क्स एज अ लेबर टू अदर्स लैंड, यानी दूसरों के खेतों में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरों खेतों में कैसे काम करते हैं? श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। और इनका प्रतिशत है 7.4% ऑफ टोटल फार्मर्स, ठीक है। अब दूसरा टाइप्स क्या है, इसको देख लेते हैं। मार्जिनल फार्मर, यानी सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर। ठीक है, इसका जाएगा 1 एकड़ से कम जमीन, 1 एकड़ से कम जमीन, लैंड लेस देन 1 एकड़। इनका है 75.41%, 75% किसानों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है, यानी ये मैक्सिमम नंबर है। यानी भारत में किसान मैक्सिमम कैसे हैं? मार्जिनल फार्मर्स हैं। कोई डाउट? सीमांत किसान, ठीक है, वे किसान होते हैं जिनकी जमीनें मैक्सिमम 1 एकड़ हो सकती है या उससे कम होती है, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास खेत बहुत कम है। ठीक है, तीसरा क्या है? स्मॉल फार्मर्स, लघु किसान, लघु छोटे किसान, यानी स्मॉल फार्मर्स, लघु किसान। इनकी भूमि
1 एकड़ से 2 एकड़ तक, फ्रॉम 1 एकड़ टू 2 एकड़। और इनका प्रतिशत कितना है? 10% ऑफ टोटल फार्मर्स, 10% ऑफ टोटल फार्मर्स, लघु किसान। ठीक है। और चौथा है सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स, यानी अर्ध मध्यम और मध्यम किसान, अर्ध मध्यम और मध्यम किसान, अर्ध मध्यम और मध्यम किसान। ये क्या है? अर्ध मध्यम यानी सेमी मीडियम है 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर। कितना? 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर को कहेंगे सेमी मीडियम, और 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर को कहेंगे मध्यम यानी मीडियम फार्मर। और इनका प्रतिशत है बच्चों, इन दोनों का 7%। कितना है? 7%। और पांचवा है दीर्घ स्लैश बड़े किसान, और इनका है 10 हेक्टेयर से ज्यादा, 10 हेक्टेयर से ज्यादा। और इनका संख्या है कितना? 0.24%। ठीक है। तो हमने ये जाना फार्मर्स फैमिली। तो इन आंकड़ों से एक बात जो निकल के आ रही, क्या भारत में ऐसे किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है जो मार्जिनल हैं? भारत में ऐसे किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है जो सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास क्या 1 एकड़ से भी कम जमीनें हैं। अब लैंड रिफॉर्म से इसको ऐड करके समझिए। 1 एकड़ से भी क्या है? कम जमीनें हैं। ठीक है। यानी लैंड का अनइक्वल या असमान पूर्वक क्या किया गया है? वितरण किया गया है। तो 2 बातें निकल के आई, क्या कि सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या स्मॉल फार्मर्स या सॉरी मार्जिनल फार्मर्स की संख्या है इंडिया के अंदर। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल फार्मर्स कैन बी फाउंड इन इंडिया। ठीक है। तो कभी कभी सवाल लैंड के होल्डिंग को लेकर के पूछा जा सकता है, जैसे ये दे देगा मिलाने के लिए, ठीक है, उससे भी रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे यहां टाइप्स ऑफ फार्मर दे दिया और दीजिए परसेंटेज दे दिया, ये मिलाने के लिए पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्या पूछ सकता है? टाइप्स ऑफ फार्मर्स दे दिया, फिर लैंड होल्डिंग दे दी, इनको मिलाने के लिए पूछ लिया, तो इसलिए ये जरूरी है। ठीक है। चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो क्या होगा? आपने सुना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। ठीक है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इंग्लिश में क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए इस टॉपिक को कैसे डील करेंगे इसको थोड़ा जान लें, क्योंकि देखिए मैं टॉपिक ये भी एक मेंस के सिलेबस का पूरा टॉपिक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि सहायकी ये कैसे काम करता है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो पहली बात इसमें अप्रोच ये होगा कि अगर हम ये जान ले इस टॉपिक को कैसे कंप्लीटली समझ पाएंगे कि भाई क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्यों जारी किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स, कब से जारी किया जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, फिर बात यह हो जाए कैसे जारी किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और फिर यह हो जाए कौन जारी करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और कैसे में ही हम बात करेंगे यहां पे कि भाई CACP क्या है, फिर क्या बात करेंगे FCI क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, फिर ये दोनों अगर काम करते हैं फिर एक स्टेप आगे चल के कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दे करके गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दे करके, यानी यहीं से आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है बफर स्टॉक का। बफर स्टॉक, और जब बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट यहां पे, बफर स्टॉक का मतलब होता है खाद्यान्न का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, और जब खाद्यान्न का भंडारण आ जाएगा तो यही शुरू हो जाएगा PDS, एक अलग टॉपिक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो समझ पा रहे हैं, इस टॉपिक को रिलेट करके हुए दूसरे टॉपिक पे हम एंट्री करेंगे। तो पहले इस टॉपिक को बकायदे समझते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य? नाम जैसे लिख रहा है न्यूनतम, न्यूनतम, इसको अगर खोलेंगे मतलब कम से कम, ये तो प्लस समर्थन यानी सपोर्ट, प्राइस मूल्य, प्राइस कीमत। सवाल यह है, यहां पहले टर्म को पकड़ते हैं, समर्थन को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? समर्थन। समर्थन अगर बात होगी तो दो बात होगी, कोई समर्थन कर रहा होगा, यानी ऐसे बना लो, कोई समर्थन कर रहा होगा। दूसरी बात, बहुत आसान तरीके से लेके चल रहा हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, किसी का समर्थन हो रहा होगा तो भाई यहां भी कोई होगा। भाई समर्थन में दो पार्टी जरूरी है ना, कोई समर्थन कर रहा होगा और किसी का समर्थन कर रहा होगा। और वो समर्थन कैसा है? कम से कम समर्थन है। कैसे समर्थन है? मूल्य दे करके, कीमत दे करके, यानी जो समर्थन दे रहा है ऑब्वियस सी बात है, यानी इसके पास कोई ऐसी चीज है, ये इसके मान लो थिंग्स है, ये इसको खरीद कर, तभी तो प्राइस, यानी खरीद कर समर्थन दे रहा है, तभी तो प्राइस बात होगी। यानी इसके पास कोई वस्तु है जिसको खरीद कर कोई इस व्यक्ति के समर्थन कर रहा है, तो भाई देखो इसमें इस लेवल में यह है सरकार और यह है किसान, दो पार्टी है। और इसकी वस्तु क्या है? अनाज। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें किसानों के उसके अनाज को अच्छा मूल्य दे करके सरकार उसका समर्थन करता है, और उस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। कि भाई किसानों, तुम अनाज का उत्पादन करो, हम खड़े हैं, हम तुम्हारे अनाज को खरीदने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं। कैसे समर्थन करना चाहते हैं? तुम्हारे प्रोडक्ट को अच्छी से अच्छी कीमत पर मूल्य खरीद कर। आसान है? क्लियर हो रही बात? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम इतना तो दे देंगे कि तुमको सपोर्ट लगे। कैसे? तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद कर। मैंने कहा दो पार्टी होगी अगर समर्थन की बात होगी है, दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष सरकार होगा जो समर्थन कर रहा होगा, एक किसान होंगे जिनका समर्थन हो रहा होगा। समर्थन में यहां मतलब किस बात का है? समर्थन में यहां मतलब इस बात का है, किसानों के प्रोडक्ट को खरीदना। क्लियर? अब ये तो हो गई समझने स्तर की परिभाषा, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य समझ गए? सरकार द्वारा किसानों के अनाजों को अच्छे दाम पे खरीद कर किसानों को समर्थन देना ही क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी बहुत से जवाब आपको खोजने हैं कि कौन तय करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कैसे तय होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हो क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच, जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, विच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, विच गिव्स अ काइंड ऑफ प्रोमिसेस टू द फार्मर्स दैट गवर्नमेंट इज हियर टू बाय ऑल द फूड ग्रेन्स ऑन अ सर्टेन प्राइस, विच इज primarily announced by the government before the cropping। ठीक है? और सरकार वो प्रॉमिस करती है कि सरकार किसानों के सभी खाद्यान्न को खरीदने के लिए क्या है? तैयार है। मुझे लगता है हमने वाट का उत्तर खोज लिया कि क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मुझे लगता है मैंने इतनी बार दोहराया, आप लिख लिए होंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी एमएसपी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, व्यवस्था किसकी? सरकार की। क्या? टू प्रोवाइड व्हाट? इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द फार्मर्स। ठीक है? टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य के साथ सरकार ये व्यवस्था लाती है और किसानों से कहती है कि वी आर हियर टू परचेज ऑल योर फूड ग्रेन्स whatever you are going to be produced, you are going to be to produce। ठीक है? एमएसपी की घोषणा, ठीक है, अब है कैसे, क्या है? अब ये देखो, सरकार कहती है, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। सरकार किसानों से कहती है कि भाई देखो, तो मेन चीज थोड़ा सा पॉइंट होता है, एमएसपी फैक्टर लिखते चलिए कि घोषणा सरकार वर्ष में 2 बार करती है। गवर्नमेंट अनाउंस 2 times व्हाट? एमएसपी। और कितने फसलों के लिए? और सरकार का मतलब यहां क्या है? ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा वर्ष में कितनी बार? 2 बार करती है। क्लियर हुई बात? अब क्या है? कितने क्रॉप्स के लिए? यह भी क्वेश्चन पूछा है। 24 क्रॉप्स के लिए सरकार एमएसपी की घोषणा 2 बार करती है। अब सवाल यह है क्यों?
वाई एमएसपी। वाई खोज लें, फिर हम खोजेंगे हाउ, कैसे। वाई एमएसपी क्यों? अब देखिए, वाई एमएसपी का जवाब हम जब ढूंढेंगे तो भाई दो बातें। सरकार है यहां पे, ये है किसान, ये है सरकार, ये है बुधई। बुधई किसान है। तो सरकार एमएसपी का अनाउंसमेंट क्यों करती है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा किसान की प्रॉब्लम है क्या। जब एक व्यक्ति की प्रॉब्लम यानी किसान की प्रॉब्लम समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट क्यों अनाउंस करती है। किसान की प्रॉब्लम है क्या, ये समझो। अभी आप एग्रीकल्चर जब पढ़ रहे थे तो जितनी एग्रीकल्चर की समस्याएं थी वही किसान की समस्याएं थी। किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं आता है, वो उसके अंदर वो प्रमोशन नहीं आता है, उसके अंदर वो उत्साह नहीं आता है कि वो खेती कर सके। पहली बात जो किसान की समस्या है, उसके अंदर वो उत्साह को भरना कि भाई खेती करना भी एक प्रॉफिट का बिजनेस हो सकता है। सवाल ये है कि किसानों के अंदर उत्साह क्यों भरना? क्योंकि देश के लिए खेती बहुत जरूरी है। जो देश फूड ग्रेन के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होता है, वह देश सबसे कमजोर इकोनॉमी मानी जाती है। यानी आपको अगर खाने की समस्या है, किसी दूसरे घर पे डिपेंडेंट है, तो आप कैसे मजबूत घर हो सकते हैं? यानी एग्रीकल्चर होना बहुत जरूरी चीज है और उसके लिए किसानों का क्या होना, प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि किसान ऑलरेडी डरा हुआ है। उसके डर क्या क्या है सुनिए। उसके डर ये है कि अगर मैंने कहा मानसून का जुआ, उसका डर ये है कि भाई अगर बचते बचाते अपने फूड ग्रेन को, वो जैसे खेत में लगाया, बीज खरीद के खेत में लगाया, तब से ही उसका डर रहता है बहुत पानी आ गया, बाढ़ आ गया तो सब बेकार हो गया, नहीं बारिश हुई तो सूखा पड़ गया। उसके बाद भी फसल अगर तय हो गई, उसने खेत को काट कर खलिहान में रखा हुआ है, वहां कोई बीड़ी पी के आग लगा दिया, वो भी जल गया। जब तक उसके अब खेत कट गया है, सब कुछ है, खलिहान में रखा हुआ है, बारिश आ गई, पूरी अनाज सड़ गए, यानी डर बना होता है। और उसके बाद भी अगर वो सब कुछ, सभी स्थिति ठीक रही, उसके बाद भी अगर वो उसे ले जाकर के अपने घर रखता है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे क्या दाम नहीं मिल पाता, बिचौलियों का शोषण होता है। यानी बुधई की प्रॉब्लम क्या है, इसको समझिए। क्या कि अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, गुड प्राइस, अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। किसको? बुधई को। उससे डर ये रहता है। दूसरा क्या है? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम इंटरमीडिएटरीज। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात मैं कर रहा था, ठीक है। और मैं बात कर रहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो दो तीन बातें हैं। एक तो अच्छी कीमत मिलने से डरता है वो किसान, और बिचौलियों से शोषण होने से डरता है। और इसके कारण क्या होता है, वो मान लो बहुत बच बचा के अपनी चीजें वो मैनेज भी कर लेता है, तो भी बहुत बड़ी समस्या क्या आती है, बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसे अपने प्रोडक्ट का सही कीमत नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो, किसान खेती करे, उसके लिए प्रोत्साहित रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे एक ऐसी कीमत पहले बता देनी होगी जिसे सोचकर उसे ये लगे कि भाई अब मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, गवर्नमेंट मेरे साथ खड़ी है और गवर्नमेंट उस कीमत पे क्या काम करेगी, या उस कीमत पे क्या करेगी, हमारे खाद्यान्न को, टोटल खाद्यान्न को परचेज करने का प्रॉमिस होता है। यानी आप कह सकते हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ प्रॉमिस विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स दैट government is ready to purchase all the food grain which they are going to be produce. ठीक है? So this is how
थिंग्स वर्क। अब सामाजिक कल्याण हेतु मेन चीज क्या है कि सरकार क्यों जारी करती है एमएसपी? एक तो अच्छी कीमत मिल जाए, ये एक्सप्लॉयटेशन से बच सके, और इनको इकोनॉमिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके, और सोशल वेलफेयर समाज कल्याण हो सके। भाई अगर किसान खुश होगा, इकोनॉमिकली साउंड होगा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि ये चीजें काम करेंगे, ठीक है, यानी सोशल वेलफेयर हो पाएगा, ठीक है। इस चीज के कारण क्या हो जाएगा, ये सोशल वेलफेयर हो पाएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ी बात करते हैं, क्या ये कैसे काम करता है, इसको एक ग्राफ से समझते हैं, फिर ये चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे, इसको इस ग्राफ पे समझिएगा, ये है गवर्नमेंट, क्या है ये? सरकार है। सरकार अनाउंस करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मैं एमएसपी लिख रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं? चलिए, ये है किसान है, ठीक है। अब ये किसान है फार्मर, हम क्या इसे पुअर भी लिख सकते हैं, गरीब भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम किसान तो क्या है, जो मार्जिनल किसान है, और ऑब्वियस सी बात है वो गरीब रख सकते हैं। मैं गरीब क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे मैं एक्सप्लेन करूंगा। गवर्नमेंट ने जारी की एमएसपी। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट एमएसपी कैसे जारी करती है? तो गवर्नमेंट एमएसपी जारी ये करती है, जैसे मान लो सरकार ने कह दिया कि देखो किसानों सुनो भाई, हम आपके गेहूं की फसल यानी रबी क्रॉप्स आप लगाने जा रहे हो, इसके पहले अनाउंस कर दे रहे हैं कि हम आपके एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100, ठीक है। एक क्विंटल गेहूं को आपको 2000 रुपए, ठीक है, या ऐसे कह लो 1800 रुपए, 1800, 1800 रुपए आपको देंगे। एक क्विंटल गेहूं का आपको अनाउंस कर दिया एमएसपी, 1800 रुपए आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट ने मान लो अनाउंस कर दिया, ये हो गया एमएसपी। अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि कैसे कह दिया गवर्नमेंट ने 1800? किसी के कहने पे कह दिया या फिर कोई चीज समझ के कर दी? कैसे कह दिया, ये चीज तो देखना पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं कि आप प्रधानमंत्री जी सो के उठे और उन्होंने कहा अच्छा चलो इस बार एमएसपी ये कर देंगे। ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, रिस्क है, दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या समस्या आ रही है, इसको समझिए थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने कह दिया, तो गवर्नमेंट कैसे कहती है कोई एमएसपी जारी करती है? उसका बेस होगा, आधार होगा। गवर्नमेंट अपने आप नहीं कह सकती बिना बेस के, ठीक है। उसका बेस क्या होगा, ये देखिए। उसका बेस ये है कि एमएसपी गवर्नमेंट हमेशा, एक बॉडी है सीएसीपी, ठीक है, क्या? कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्राइस, इसकी हिंदी होगी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये बना कब? 1965 में।
कब बना ये? 1965 में। जब 1965 में ये बनता है, ठीक है, और ये रिकमेंडेशन देता है कि रबी क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट को इस बार एमएसपी 1800 पर क्विंटल अनाउंस करना चाहिए। अब ये कैसे करता है, अभी इसको समझाऊंगा। फिलहाल अभी ये समझो कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए, केंद्र सरकार को कितना अनाउंस करना चाहिए, इसका सुझाव, इसका रिकमेंडेशन कौन देता है? तो वो देता है CACP, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो बना 1965 में। ये करता क्या है? ये करता ये है कि एक किसान को 1 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस करने में उसकी कितनी इनपुट कॉस्ट लगती होगी, ये अंदाजा लगाता है। फिर इनपुट कॉस्ट मतलब समझ रहे हो, लागत कितना लगता है, ये अंदाजा लगाता है। फिर उसके बाद से अंदाजा लगाने का मतलब क्या है, ये मेजर करता है अपने कुछ पैरामीटर्स से। वो पैरामीटर्स अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये कहता है कि मान लो कि एक किसान को 1 क्विंटल गेहूं को उगाने में मान लो 1500 रुपया या 1200 रुपया उसकी कॉस्ट आती है, तो उसे 600 रुपया प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ये तय करके गवर्नमेंट अनाउंस करती है, CACP रिकमेंडेशन देती है कि सरकार को इस साल के लिए ये करना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब CACP के द्वारा ये चीजें हो जाती हैं, CACP गवर्नमेंट को क्या करता है, रिकमेंडेशन दे देता है कि सर ये करिए। अब इनपुट कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इनपुट कॉस्ट में आती है आपकी किसान की, उसका अपना लेबर चार्ज है, सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, ट्रेवलिंग का, कन्वेंस का, इरिगेशन का, बहुत सारी कॉस्ट लगती है। ऐसे तो हो नहीं जाता। तो वो मोटा मोटा कैसे करता, उसका फॉर्मूला है और उस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, उसको लेकर के उसको भी बात करेंगे। किसानों की आय को दोगुना या 1.5 गुना एमएसपी देने की बात हो रही है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो टारगेट गया था, उस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी समझो 2 बातें हैं कि एमएसपी जारी कौन करता है, गवर्नमेंट। किसके रिकमेंडेशन पे, CACP पे। CACP कब बना, 1965 में। तो अब ये तय हो गया, इस गरीब किसान अगर ये गेहूं बोता है तो उसे 1800 रुपया पर क्विंटल इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 बातें हैं। क्या अगर ये चीजें होंगी तो इस किसान से खरीदेगा कौन? पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई इस किसान से खरीदेगा कौन, और इस किसान से खरीदता है कौन? एक और बॉडी बनी है जिसको कहते हैं FCI। क्या कहते हैं? FCI, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, यानी इनकी जिम्मेदारी क्या है? इस किसान से खरीदना। क्या? अनाज खरीदना। और ये भी बना बच्चे कब? 1965। 2 कैरेक्टर मिल गए, एक CACP और दूसरा FCI। CACP का काम क्या है? गवर्नमेंट को बताना कि भाई गेहूं इतने में इस साल खरीदा जाएगा, अनाउंसमेंट कर दीजिए आप। FCI का क्या काम है? FCI का काम क्या है? किसानों से गेहूं खरीदना, जो अनाउंसमेंट हुआ है उस पे या उससे ज्यादा पे, जो भी होगा अभी मैं बताता हूं। क्या दोनों बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, FCI जो है किसानों से जब गेहूं खरीदने जाता है, उसका अनाज खरीदता है, तो जो MSP है वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम, उससे थोड़ा ज्यादा मूल्य पे ही खरीदता है। ठीक है, FCI जब किसान से खरीदता है तो जो MSP दी गई होती है उससे थोड़े बढ़ा करके, जैसे मान लो 1800 रुपये पर क्विंटल किया गया है, तो FCI किसान के पास खरीद देता है। FCI से गवर्नमेंट कहती है
कि तुमसे 2,000 रुपए पर क्विंटल पे खरीदो, यानी एफसीआई किसानों से जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे खरीद मूल्य कहते हैं। थोड़ा डिफरेंस है न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य को। इंग्लिश में से कहेंगे प्रोक्यूरमेंट प्राइस। क्या कहेंगे? प्रोक्यूरमेंट प्राइस, खरीद मूल्य। एक मूल्य आया एमएसपी और दूसरा है प्रोक्यूरमेंट प्राइस। पहले क्या समझ ले प्रोक्यूरमेंट प्राइस क्या है, तब तुलना निकालेंगे इसका एमएसपी के साथ। खरीद मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर एफसीआई किसानों से उनके अनाजों को खरीदता है। एफसीआई गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। क्लियर हुआ? अब तुलना क्या है, दोनों में संबंध क्या है? संबंध ये है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले घोषणा कर देती है और जब एफसीआई खरीदने जाता है तो किसानों से, तो वो खरीद मूल्य होता है और खरीद मूल्य हमेशा एफसीआई से एमएसपी से क्या होता है? अधिक होता है पर क्विंटल। अब आपके मन में यह आ सकता है कि क्यों अधिक होता है, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद मूल्य अधिक इसलिए होता है, उसके पहले तुम्हें इसका उद्देश्य समझना पड़ेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किस उद्देश्य के साथ चलाया जा रहा है, किस उद्देश्य के साथ दिया जा रहा है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए ये बात समझ भी लो, ठीक है? क्या कि प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई जो ये टॉपिक तैयार करके कल आएगा, एक उदाहरण मान लीजिए, मैं आपसे कहूं कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट ये टॉपिक तैयार करके आएगा उसे एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट दूंगा। हालांकि विजुअली ये पॉसिबल नहीं है, तो मान लीजिए ना, तो मान लिया कि मैंने कहा कि ये टॉपिक जो रट के आएगा या जो समझ के आएगा, जो बता ले जाएगा, उसे मैं कल एक डेयरी मिल्क दूंगा। तो देखो यार, डेयरी मिल्क हो गया एमएसपी। आपको मैंने प्रोत्साहित कर दिया, आप ये सोच रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ूंगा, कल को मुझे पक्का डेयरी मिल्क मिलेगा, और मैंने ये प्रॉमिस कर दिया है कि जो सुनाएगा उसे मिलना ही मिलना है चॉकलेट। अब आप क्या करोगे? पढ़ना शुरू कर दोगे अच्छे से। कल आए, आपने क्या किया? फटाफट सुना दिया। मैंने कहा आप तो एकदम बहादुर लोग हो, सुना दिया आपने। फिर मैंने क्या किया कि जब आपने अच्छे से सुनाया तो मैंने डेयरी मिल्क के साथ एक कैंडी भी आपको दे दी। डेयरी मिल्क प्लस कैंडी, ये हो गया हमारा क्या? प्रोक्यूरमेंट प्राइस, यानी खरीद मूल्य। अब क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा हो गया ना, कैंडी तो ऐड हो गया ना उसमें। क्यों ऐसा? क्योंकि अगली बार भी जब मैं कुछ कहूंगा तो आप बहुत तेजी से तैयार होगे कि अरे वाह, सर कहते इतना है, देते तो इससे भी ज्यादा हैं, इसलिए मुझे पढ़ते रहना चाहिए। किसानों के साथ भी गवर्नमेंट यही कहती है कि भाई एमएसपी हम तो दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट ये कह रहे हैं, न्यूनतम भी उसको में लिखा गया है, इससे अधिक ही तुम्हें देंगे। तो मुझे लगता है खरीद मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में आपको संबंध समझ में आ गया होगा। क्या संबंध निकला? कि प्रोक्यूरमेंट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी एक और प्राइस आएगा तो तीनों के बीच रिलेशन निकालेंगे। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, वो सवाल क्या हो सकता है? आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि सर इतना सारा हमने एमएसपी पे तो अनाउंस कर दिया भाई, किसानों के सारा अनाज खरीदेंगे हम, तो ऐसा तो नहीं 2-4 किसान हैं और अच्छी कीमत की बात भी कर रहे हैं, तो सारे किसान अपना गेहूं लेके चले आए, अब सरकार इतना ज्यादा खरीद के करेगी क्या? मन में सवाल आ सकता ना आपके। तो एफसीआई क्या करती है कि सारा अनाज खरीद के यहां गवर्नमेंट का एक बफर स्टॉक, खाद्यान्न भंडारण बनाती है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जैसे मान लो बहुत बड़ा बना है ना, भारत बहुत बड़ा देश है,
खाद्यान्न भंडार बनाती है। ठीक है, इसको ले जाके क्या किया, बफर स्टॉक में या बफर जोन में डाल दिया। ठीक है, अब बफर स्टॉक बना लिया तो दो बातें हैं। सरकार ने कहा देखो खरीद के तो पहले सपोर्ट करो। ठीक है, और जब खरीद के सपोर्ट कर दिया आपने, ठीक है, तो अब इस अनाज का क्या करना है, तो दो बातें हैं। यानी इस बफर स्टॉक को दो इंटेंशन के साथ रखा जाता है। पहला, आपातकाल। आपातकाल के समय फूड ग्रेन को इन द टाइम ऑफ कंटीजेंसी, आपातकाल के समय यानी आपातकाल की स्थिति में फूड ग्रेन को मेंटेन करके रखना। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले मैं आपको बताऊं, भारत फुली डिपेंडेंट था फूड ग्रेन के मामले में, बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बाद से स्थितियां क्या हो गई कि भारत आज खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर है और भारत के पास बहुत बड़े स्तर का एक बहुत बड़ा खाद्यान्न भंडार है। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कहा भी जाता और रियलिटी भी है कि अगर 5 सालों तक अनाज ना पैदा हो भारत में, तो हमारे पास स्टोरेज में इतने अनाज हैं कि कोई भूखों नहीं मरेगा। लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी, भारत में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। तो ये अभी अपने आप में एक आयरनी है, एक क्या कहते हैं, विरोधाभास है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम ये इस बात को तो स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा फूड ग्रेन का एक भंडारण है। इसके मैनेजमेंट पे या उसके रख रखाव पे बेशक सवाल कर सकते हैं आप, बहस हो सकती है कि वो सही तरीके से है कि नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि उत्पादन के मामले में भारत बहुत अभी आगे हुआ है। तो भाई देखो, बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्यों, ये बात समझ में आ गया। खाद्यान्न भंडारण का कॉन्सेप्ट क्यों, इसके दो वाइटल पार्ट हैं, दो मुख्य बातें हैं। पहली बात तो सिक्योरिटी, यानी पहली बात फूड ग्रेन सिक्योरिटी की, मतलब हमारे पास आपातकाल की स्थिति में खाद्यान्न होने चाहिए, इसलिए भाई हमें बचा करके एक बफर स्टॉक में रखना चाहिए। क्लियर। दूसरा कारण क्या है, पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या होता है पीडीएस, बताऊंगा मैं आपको। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, आपने सुना होगा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, नहीं सुना होगा तो यूपी में अगर आप हैं तो कोटा सुना होगा, कोटे पे मिलता है सामान जो सामने। आज ये बहुत रेलिवेंस है कोविड के टाइम पे, ठीक है, कोविड के टाइम पे कि ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट ये सिस्टम हो चुका है। और आप जब अधिकारी बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर एक पोस्ट होती है, वो आप पाओगे। ठीक है, यानी पीडीएस व्यवस्था क्या है सरकार के द्वारा, सरकार किसानों या गरीबों से ही अनाज खरीद कर उन्हें अच्छी कीमत देके महत्व उनको क्या कहती है, उनको इकोनॉमिकली सिक्योर करती है। फिर उसके बाद से एक भंडारण बनाती है और फिर यहाँ पे क्या है कि ये किसान है, ये कह लो, या गरीब है, ठीक है, इन गरीबियों को आसान या कम दाम पर, इन गरीबों को कम दाम पर फूड ग्रेन उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, फूड ग्रेन उपलब्ध कराना ये कहलाता है पीडीएस सिस्टम। ठीक, और जिस दाम पर, ये बात क्लियर समझ में आ रही, दो बातें होती है। एक तो अब देखो क्या चीज है, तो यहां पे समझ लो सरकार ऐसा क्यों करती है, पहले ये भी समझ लो। एक तरफ तो किसान को अच्छी कीमत देकर सपोर्ट किया, दूसरी तरफ तो उसे बहुत कम दाम देकर किसानों को फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है, और इसे ही कहते हैं सामाजिक कल्याण। तो यानी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट सामाजिक कल्याण के लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसके लिए होती है, सामाजिक कल्याण के लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है। चीजें हौश पौश तो नहीं हो रही हैं, फिर मैं एक बार रिवाइज करता हूं, घबराना नहीं है, क्योंकि क्या है आपका दिमाग क्या, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा सरकार एमएसपी जारी करती है, किसके कहने पे, सीएससीपी पे। जो एमएसपी जारी हो गया
उसको खरीदने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एफसीआई की। लेकिन जो एमएसपी जारी होता है उससे अधिक ही मूल्य पे खरीदता है एफसीआई, जिसे प्रोक्यूरमेंट प्राइस कहते हैं। प्रोक्यूरमेंट प्राइस पे यानी प्रोक्यूरमेंट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन एमएसपी। प्रोक्यूरमेंट प्राइस पे अधिक खरीद लिया, फिर उसके बाद से कहते हैं कि क्या करता है सरकार खरीद के, सरकार क्या करती है सरकार खरीद के? तो दो बातें भाई, बफर स्टॉक यानी बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक मतलब खाद्यान्न भंडारण बनाती है। अब सवाल है खाद्यान्न भंडारण क्यों करती है? तो उसके दो मेजर पार्ट होते हैं। आपातकाल की स्थिति में भाई अगर मानसून का जुआ है भारत में, कृषि सूखा पड़ गया, फेमाइन हो गई, भूखमरी की स्थिति हो गई, आपातकाल की स्थिति आ गई, तो सरकार को अनाज अपने पास खाद्यान्न के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि भारत में अकालों की एक श्रृंखला रही है, फेमाइन की एक क्या सीरीज रही है, फेमाइन को लेकर कमीशंस बने हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के भी हुई थी। तो आपातकाल के लिए। दूसरा क्या? पीडीएस व्यवस्था के लिए। अभी फिलहाल पीडीएस व्यवस्था ये समझिए कि सरकार द्वारा गरीबों को जो फूड ग्रेन को क्या इजीली एक्सेसिबल उनके लिए नहीं है, फूड सिक्योरिटी के माइंडसेट के साथ कम से कम दाम पे फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाना, ये क्या कहलाता है? पीडीएस व्यवस्था कहती है। और इस व्यवस्था के लिए जिस दाम पे एफसीआई से क्या जो मिनिमम प्राइस लिया जाता है, जिस दाम पे एफसीआई से क्या ये चीजें निकलती हैं, यानी ये फूड ग्रेन निकलता है, उसे कहते हैं इशू प्राइस। मैंने कहा था एक और प्राइस की बात होगी, यानी इसे निकासी मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निकासी मूल्य या इशू प्राइस कहते हैं। निकासी मूल्य क्या होता है? व्हाट इज इशू प्राइस? इशू प्राइस इज अ प्राइस on which FCI sells या government sells its food grain to the poor people। एकदम फ्री में तो नहीं मिलता ना पीडीएस के थ्रू, इसलिए जैसे मान लो यहां पे गेहूं 2 रुपया पर किलो दिया गया, तो 2 रुपया इशू प्राइस हुआ। अब रिलेशन निकालो, इससे क्या निकल के आता है? इशू प्राइस यानी निकासी मूल्य एमएसपी से हमेशा क्या होता है? कम होता है। प्रोक्यूरमेंट प्राइस एमएसपी क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर? ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है। तो यानी यहां से 3 बातें निकल के आ सकती हैं अगर ध्यान से देखेंगे आपको। क्या? अगर मैं कहूं, यहां लिखूं प्रोक्यूरमेंट प्राइस, procurement price is always higher than MSP और MSP is always higher than issue price। हिंदी में खरीद मूल्य हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है और निकासी मूल्य से भी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य निकासी मूल्य से भी क्या होता है? अधिक होता है। ये इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन गया है और पूछा भी गया आईएएस में, पीटी में, कि यही पूछा है कि विच वन इज ट्रू। ऑप्शन ए दे देगा, पी क्या दे देगा? इशू प्राइस इज लेस ग्रेटर देन एमएसपी इज ग्रेटर देन प्रोक्यूरमेंट प्राइस, पीपी। बी दे देगा, सी दे देगा, एमएसपी इज ग्रेटर देन पीपी इज ग्रेटर देन आईपी, और डी दे देगा, अभी आईपी बोला तो समझ रहे हो ना, इशू प्राइस, ठीक है। डी दे देगा आईपी इज ग्रेटर देन पीपी इज ग्रेटर देन एमएसपी। विच वन इज ट्रू? तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, यानी निकासी मूल्य, खरीद मूल्य और ये क्या है? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यानी ये रिलेशन समझ में आया? ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्या? लेकिन इसमें सही उत्तर क्या होगा? ए। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है। खरीद मूल्य है, वही वो उदाहरण याद करो, टॉफी वाला
और कैंडी वाला, यानी चॉकलेट और कैंडी वाला। खरीद मूल्य हमेशा न्यूनतम, पहले हल्ला कर दिया, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीदने की जिम्मेदारी एफसीआई को दी, उससे अधिक खरीदा। लेकिन जब किसानों को दिया तो उसे क्या कर दिया, और कम कर दिया उस चीज को ले जाकर के, ठीक है। तो वो हो जाएगा इशू प्राइस। अब देखिए यहां पे आपको ने देखा होगा, अगर जो उदाहरण मैंने दिया वहां पे था क्या कि एमएसपी 1800 पर क्विंटल किया, एमएसपी क्या किया, 1800 पर क्विंटल किया। दूसरा क्या नाम उसका, दूसरा है आपका प्रोक्यूरमेंट प्राइस, यानी खरीद मूल्य कर दिया 2000 पर क्विंटल। इसको क्या कह सकते हैं, 18 रुपीज पर केजी कह सकते हैं इसको, क्या इसको 20 रुपीज पर केजी। और तीसरा देखो इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या होता है, इसको कह दिया 2 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी कर दिया इसको, ठीक है। यानी यहां देख रहे हो गवर्नमेंट कह रही है हम 18 रुपया किलो में खरीदेंगे, गवर्नमेंट खरीद रही है कितने में, 20 रुपया किलो में, और गवर्नमेंट दे कितने रही है, 2 रुपया किलो में। तो गैप कितने का हो गया, गैप हो गया बच्चे 18 रुपीज का गैप हो गया, ठीक है। एंड विच इज कॉल्ड व्हाट, सब्सिडी। इसे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं, बस, है ना, इसे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। अब गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों दे रही है, तो उसका सीधा सा बात है क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेसी है, लोक कल्याण प्रायोरिटी पे है, इसलिए दो तरफा हेल्प हो रहा है। एक तो एमएसपी दे करके किसानों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जा रही है, और फिर उन्हीं गरीब किसानों में से, मतलब उन्हीं किसानों में से जो गरीब हैं, उनको पीडीएस के थ्रू क्या 2 रुपए पर किलो दे करके फूड सिक्योरिटी दी जा रही है, खाद्यान्न के रूप में सुरक्षा दी जा रही है। और इसको एक सर्किल के रूप में कह सकते हैं, दिस इज द थियरी ऑफ सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट जो है, अब सवाल ये है कि मैं आप में बात करूंगा आपसे कि जो सब्सिडी दी जाती है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उस पर बहस होती है, बातचीत भी चलती है कि पीडीएस के थ्रू दी जाने वाली सब्सिडी इसको इनलार्ज करना चाहिए। अगर ये सब्सिडी बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए 18 रुपए का घाटा बहुत बड़ा घाटा होता है ना, 1 किलो पे 18 रुपए घाटा होता है। अब इमेजिन करो, इतनी बड़ी कंट्री, इतने बड़े लोग, और इतने बड़े लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट को कितना बड़ा घाटा हो रहा है। तो आगे मैं बात करूंगा सरकार ये घाटा कैसे अपने को कोप अप करती है, उसको कैसे भरती है, और कहां तक ये घाटा होना जरूरी है, या क्या सब्सिडीज को रैशनलाइज कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, या खत्म कर देना चाहिए। और ये जो फूड ग्रेन या पीडीएस सिस्टम है, इस समय कोविड के इस कोविड महामारी के दौर में एक लाइफलाइन के रूप में काम कर रही है। गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर सबको फूड ग्रेन मिलता रहेगा। तो ये सारी बातें डिटेल में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस पे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए, थैंक यू।